हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी ये केवीएस के लिए आपकी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जैसे कि होती है आपकी, तो जैसे किसी भी भौतिक राशि के हम परमाणु को जब बोध कराते हैं तो उसमें जो पद्धति का हम यूज करते हैं उस पद्धति को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ डिफिनीशन लिख रखी है कि किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है। तो इसमें से हमने कुछ संख्याओं को जो है भागों में बांट रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ पार्ट्स बता रखे हैं। तो जैसे कि ये आपका दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं जैसे कि आपकी होती हैं, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं आपकी होती हैं, जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि 1 2 3 4 या अनंत तक जितने भी आपकी संख्याएं होती हैं ये सब आपकी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे कि आपके पास कोई भी एक बॉक्स है जिसमें खूब सारे आपके पेन रखे हुए हैं। तो अगर हम उनमें से हमको गिनने को कहा जाए तो हम पहले उसको गिनेंगे। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको एक एक करते हुए 1 2 3 जितने भी उस बॉक्स में पेन होंगे आप वो काउंट करके बता सकते हैं। तो वो सब आपके नेचुरल नंबर्स हैं। देन बात करेंगे अगर पूर्ण संख्याओं की, तो यहाँ पर हमने जैसे कि पूर्ण संख्याओं के लिए हमने लिखा है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अभी आपने इसके ऊपर देखा कि प्राकृत जो संख्या होती है आपकी, वे संख्याएं होती हैं जो आपकी 1 से लेकर आपके अनंत तक होती हैं। और जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आपकी वो होती हैं जो अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देते हैं तो वे आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, मतलब कि होल नंबर्स हो जाती है। तो यहाँ पर आपके जो पूर्ण संख्याओं के एग्जाम्पल्स होंगे वो आपके 0 1 2 3 4 5 या ये इनफाइनाइट, ये आपके 0 से लेके अनंत तक होती हैं। अगर 1 से लेके अनंत तक हैं ये आपकी जो हैं ये आपकी प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर्स है। और अगर इसमें हम 0 को और इंक्लूड कर दें तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, मतलब कि होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं मतलब इंटीजर्स जो होते हैं आपके। अगर हम प्राकृत संख्या अभी हमने बताया कि 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, और अगर उसमें हम शून्य को मिला दें और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें, मतलब अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो यहाँ पर अगर हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो वो आपकी बन जाती है पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर्स। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपके होंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट फिर डॉट 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 -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका अनंत तक चलेगा। तो ये जो आपकी संख्याएं हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। दिन बात करेंगे अगर सम संख्या की, तो सम संख्या आपकी जो होती है, मतलब सम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो अगर हम बात करते हैं सम संख्याओं की, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, मतलब ऐसी संख्या जो आपकी 2 से पूरी की पूरी कट जाए, वे आपकी होती हैं सम संख्याएं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे हमने ले रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ सम संख्याएं कैसे इनको कहा जा रहा है, 2 जैसे है तो 2 आपकी सम संख्या कैसे है, 2 से अगर हम भाग करेंगे तो ये आपकी पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी सम संख्या। अगर 4 है उसको भाग करेंगे हम 2 से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप 2 से जो है आपका 4 पूरी तरह कट जाएगा, तो ये आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर 6 की बात करें तो 6 को जब भाग करेंगे 2 से तो ये आपसे 3 से पूरी पूरी बार कट जाएगा, तो ये आपकी सम संख्या होगी। 8 भी आपका 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपकी जो है सम संख्या है। इसी प्रकार 10 12 14 16 18 20 ये सारी आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। देन बात करेंगे अगर हम विषम संख्या की, तो विषम संख्या जो होती है आपकी जो 2 से आपकी पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अगर पूर्णतः विभाजित हो रही है कोई संख्या आपकी तो वो आपकी हो जाती है सम संख्या। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है तो वो आपकी हो जाती है विषम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या की जैसे आप 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब आपकी हो जाएंगी विषम संख्या है।
क्योंकि ये संख्या जो है आपकी 2 से विभाजित नहीं होंगी। अगर हम बात करें 3 की तो ये आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 की तो ये भी आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अगर सम संख्या में हम +1 कर दें तो वो आपकी विषम संख्या हो जाती है, या विषम संख्या में हम +1 कर दें तो आपकी वो सम संख्या बन जाती है। सम संख्या कैसे बन जाएगी, जैसे यहाँ आपका 1 लिखा है, अगर 1 में हम 1 जोड़ दें तो 2 बन जाएगा, तो 2 आपकी सम संख्या हो जाएगी। और अगर यहाँ 3 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 जो है आपकी सम संख्या बन जाएगी। फिर बात करेंगे हम अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर्स, तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभक्त नहीं होती हैं, मतलब वो संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और 2 फैक्टर में से एक तो वो स्वयं संख्या होती है और एक होता है, तो वही आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दे रखा है आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आपकी अभाज्य संख्या है, जो कि जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो 2 खुद बनेगा और 1 बनेगा, तो ये आपके बन जाएंगे 2 का फैक्टर होगा 1, 2। और अगर हम यहाँ 3 की बात करें तो 3 में भी 1 और 3, ये स्वयं हो गया और ये 1 हो गया, तो ये आपके जो है ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 में भी आपके 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो 5 मिलेगा और 1 मिलेगा, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगर हम यहीं पर बात करें 1 की, तो 1 ना तो आपका अभाज्य संख्या है और ना ही आपकी भाज्य संख्या है। 1 जो है उसको हम ना ही भाज्य संख्या बोल सकते हैं और ना ही अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या तो हमने बता दिया कि उसमें 2 फैक्टर होते हैं, बट यहाँ अगर हम 1 की बात करें तो 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर होता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए देखते हैं कि भाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो भाज्य संख्या में कहते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब इसमें इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो भाज्य संख्या होती है उसके कम से कम जो है आपके 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर उस संख्या किसी संख्या के 2 फैक्टर निकल रहे हैं तो वो आपकी हो जाती है अभाज्य संख्या, बट अगर किसी संख्या के 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं तो वो आपकी हो जाती है भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल में दिया है कि 4, 6, 8, 9 ये सब आपकी दी हुई है भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम 4 को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि 4 आपके पास नंबर है तो उसमें से देखेंगे कि इसके फैक्टर कौन कौन से बनने हैं। एक तो 4 जो है आपका 1 से कटेगा, और एक कटेगा 2 से, 2 से, और एक कटेगा आपका 4 से। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3 फैक्टर बन गए। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि वे संख्या जो स्वयं आपका 4 का 4 ही हो जाएगा, और एक से आपका कटेगा और अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, तो वो संख्या आपकी 2 मिली हमको। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 जो है वो 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर हम बात करें 6 की, तो 6 जो है आपका वो उसके फैक्टर बनेंगे आपके 6 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो आपके आ जाएंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3 से कटेगा, और 6 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 फैक्टर बन गए हैं। तो भाज्य संख्या में हमको यही याद रखना है कि फैक्टर जो होते हैं आपके वो जो आपके मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपके 3 होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 3 फैक्टर्स तो होने चाहिए, तभी जाके वो आपकी भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हमने नोट में लिखा हुआ था कि 1 जो है आपका ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। तो अभाज्य संख्या की हमने आपको रीज़न बता दिया था कि अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके अभाज्य संख्या में आपको 2 फैक्टर होने होते हैं। तो यहाँ पर 1 का जो है 1 ही फैक्टर है, इसलिए आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ भाज्य संख्या में आपके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर 1 में नहीं है, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो यहाँ पर 8 और 9 भी इसी प्रकार इसके भी फैक्टर निकल आएंगे, तो ये आपके जो हैं भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। देन बात करेंगे हम सह अभाज्य संख्याओं की। तो को प्राइम नंबर्स जो होते हैं आपके, वो संख्याओं का वह युग्म होता है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है। तो वे संख्याएं होती हैं, संख्याएं मीन्स उनका युग्म होता है, 2 संख्याएं लिखी हुई या 3 लिखी हुई, उनमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, मतलब कि उसको बोल सकते हैं हम मासा। तो मासा जो होता है उनका एक के अतिरिक्त और कोई भी नहीं मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखिए लिखा है कि 2,5, तो यहाँ हम बात करेंगे अगर 2,5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड की, तो यहाँ पर देखेंगे 2, 5 में आपका 1 कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन हो। 3, 7 में भी 1 ही कॉमन मिलेगा, 5 और 7 में भी 1 ही कॉमन मिले, 8 और 11 में भी 1 ही कॉमन मिले। तो 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपके हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स, मतलब कि सह अभाज्य संख्याएं। देन बात करेंगे हम रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स मीन्स आपका होता है वास्तविक संख्याएं, तो जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वे संख्याएं आपकी कहलाती हैं रियल नंबर्स। संख्या रेखा पर मतलब ये जैसे कि ये आपकी लाइन होती है, ये 0 से यहाँ पे आपका प्लस में जाता है इधर ग्राफ, और ये आपका इधर आता है -1, -2, -3। तो अगर हम इस रेखा में हम जिन संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं वे आपके रियल नंबर्स होंगे, बट जिन्हें हम इस रेखा में निरूपित नहीं कर सकते हैं वे आपकी काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है +3 -7 +5, प्लस का आपका 19/13 लिखा हुआ है, 5/7, ये दशमलव में भी होंगी या रूट में भी होंगी, तो वे सारी संख्याएं आपकी रियल्स होंगी। तो यहाँ पर ये आपका जो दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि वो प्लस है कि माइनस है, प्लस माइनस दोनों जो संख्याएं होती हैं आपकी वो आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे। देन बात करेंगे अगर हम काल्पनिक संख्याओं की, तो काल्पनिक संख्याएं जैसे कि अभी हमने बताया कि जिसे संख्या रेखा पर नहीं निरूपित किया जा सकता वे आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं का हमने एग्जाम्पल ले रखा है, √-7, √-3, √-5। तो ये जो है आपकी, अगर किसी भी संख्या में हम माइनस लगा के उसका वर्गमूल निकाल दें तो वो संख्या आपकी काल्पनिक संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखेंगे कि जो आपका दिया हुआ है, अगर हम -1 √-1 की वैल्यू निकालें तो वो आपका i होता है, बराबर होता है आपके i की। i मीन्स आपका आयोटा होता है, जिसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी। तो ये आपका हो जाएगा -1 = i²। तो यहाँ अगर हमको कहीं भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं जिसमें हमको i² की वैल्यू रखनी होती है, तो i² वहाँ हम लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सम्मिश्र संख्या की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आपका होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट, जो रियल पार्ट होता है आपका प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है a+ib, सम्मिश्र संख्या को हम a+ib रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 + 3i दिया हुआ है, जैसे कि कोई हमको सम्मिश्र संख्या दी हुई है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देन बात करेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर रियल नंबर्स के भाग दिए हुए हैं 2, जिन्हें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम अगर बात करें वास्तविक संख्या के 2 भागों की, तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q = आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा तो उसका कोई भी मान ही नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पर q बराबर कंडीशन दी हुई है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 7, 22/7, और बाकी जितने भी आपकी संख्याएं बन जाती हैं वे सब आपकी परिमेय संख्या हो जाती हैं, बट उनको ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 की बात करें तो 5 को हम कैसे कह सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर हम 5 के हर में अगर हम 1 लिख दें तो ये आपका बन जाएगा p/q का फॉर्म। तो यहाँ q = आपका 0 भी नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 7 की भी बात करेंगे तो 7/1 लिख सकते हैं, और 22/7 में आपका 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है। तो ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। देन बात करेंगे अगर हम अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या जो होती हैं आपकी उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमने पाई लिखा हुआ है, पाई को हम p/q के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते हैं, और √2 को
बी हम नहीं लिख सकते हैं, √2 को भी, और √3 को भी नहीं लिख सकते हैं। जितने भी रूट के अंदर आते हैं उनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, तो ये आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी आगे जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपकी वरीज होंगी वो सारी हम आपको धीरे धीरे क्लियर कराते हुए चलेंगे। ये आपकी आज हमने इस क्लास में आपकी संख्याओं के ऊपर बात की है कि आपकी सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ये सारी संख्याओं के बारे में बात की है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे या फिर कुछ अलग आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।